तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करेंगे। नाज़रीन गिरामी, भारत का रुख और उसकी तस्वीर जिस कदर भयानक होती जा रही है, वो 2024 के बाद का जो रुख है और एक तस्वीर सामने लाने की कोशिश होती है, या उसका तसव्वुर और तख़य्युल हम कर सकते हैं। मैं कुछ वीडियोस जो इस वक्त ताज़ा आई हुई हैं उसके हवाले से इस बात का तबसरा करना चाहूँगा। सबसे पहले उड़ीसा के कल्चर से आई हुई इस वीडियो को देख लीजिएगा कि किसी के घर में मामूली सी चाकू रखने की वजह से जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, तेज़दार हथियार लेकर के घूमने से जो मना किया जाता था, अब हालत ऐसी है कि तेज़धार हथियार जिसमें तलवार हैं, त्रिशूल हैं, कुलाड़ी हैं, अलग अलग तर्ज से बनाए गए बहुत ही भयानक तेज़धार हथियार हैं, उसको जो है लेकर के नाचा जाता है और एक किस्म का दहशत का माहौल बनाने की कोशिश होती है, खौफ का माहौल बनाने की कोशिश होती है। और ये सब धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है और इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई कानूनी तौर पर नहीं की जा रही है, जबकि ये होना चाहिए। और कानून में इस बात को है कि आप जो है खुल्लम खुल्ला कोई भी हथियार लेकर के जो बगैर इजाज़त के हों, अगर आपके पास इजाज़त है कानूनी तौर पर बंदूक रखने की, जिसको लाइसेंस बोलता जाता है, ठीक है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर इस तरह त्रिशूल और ये बांट करके आप खुल्लम खुल्ला उसके जो है डीजे के गानों पर नाचते हुए और मखसूस कौम को चिढ़ाते हुए, एक समाज को चिढ़ाते हुए, दहशत और खौफ का माहौल बनाते हुए अगर नाचते हैं तो कानून में ये बात भी होनी चाहिए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे भारत में हिंदुत्व के नाम पर ये लोग इस वक्त नंगा नाच रहे हैं और इनके पीछे कौन खड़े हैं ये भारत भी जानता है। ना पुलिस एहलकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है और ना अदलिया इसकी जानिब कोई अब खुद नोटिस लेकर के इस जानिब कोई फरमान जारी करने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर के इस वक्त भारत की वो आबादी जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, जैन समाज से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान भी हैं, सब के सब जो है इस वक्त खौफ और दहशत के माहौल में है कि एक मखसूस ज़हनियत के लोग आखिर भारत को किस जानिब ले जाना चाहते हैं और अदलिया और पुलिस और हुकूमतें इसकी जानिब क्यों नहीं कार्रवाई कर रही। इस वजह से इस वक्त जो है उड़ीसा की इस वीडियो को शेयर करते हुए इस वक्त ट्विटर में कुछ लोगों ने, बल्कि हमारी हिंदू भाइयों ने यहाँ के सीएम को टैग करते हुए पूछा है कि आखिर आप इन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे और अपने पुलिस को इनकी जानिब केस दर्ज करके इनके हथियारात को जब्त करने का फरमान कब जारी करेंगे। एक तरफ ये सूरत हाल अक़लियतों और मुसलमानों को जिस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है, अब ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। लगातार सोशल मीडिया में जिस तरह की वीडियोस निकल कर के आते हैं उससे जो खौफ और दहशत का माहौल पैदा होता है वो आप जानते हैं। ऐसे में कुशीनगर से एक वीडियो आती है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। 2 लड़कों को कुछ नौजवान उठा ले जाते हैं और इस कदर मारते हैं कि उनकी ये वीडियो अलग अलग तरह से जो है वायरल हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं 27 दिसंबर की वीडियो जो अब जाकर के इसकी तफसीलात सामने आ रहे हैं। नितिन नामी एक
शख्स की बहन को छेड़ने का इल्जाम लगाते हुए कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां से 2 नाबालिग लड़कों को उठा लिया जाता है और उस पर हमला कर दिया जाता है, बुरी तरह से मारा जाता है। इसमें नितिन मादेशिया, आदित्य सिंह, आर्यन सिंह, अर्जुन, युवराज और चंदन नामी नौजवान हैं। और जिसको मारा गया वो आफताब है। तो नाज़रीन गिरामी, अब जो है ये मामला दर्ज कर लिया गया है। बार बार जो है दबाव बनाने की कोशिश हुई। उनके वालिद ने भी इस सिलसिले में, आफताब के वालिद ने भी जो है बयान जारी किया है कि किस तरह आए, उनको ले गए और उनको मारा गया। और जो लड़का उसको बुलाया था, उसके साथ चूंकि पढ़ने वाला था, वो जानते थे, इसलिए वो लड़का उनके साथ हो गया, लेकिन उसको अनजान इलाके में ले जाकर के बुरी तरह से। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं आदित्य सिंह, जो इस पूरे कांड का असल मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कुशीनगर के करीब एक रामकोला स्टेशन आता है और उसके करीब एक रामपुर देहात है, वहां पर यह पूरा मामला पेश आया है। अगवा करने के बाद बुरी तरह से मारा गया। ये भारत की तस्वीरें हैं नाज़रीन गिरामी। उसके बाद फिर आज बातें होती हैं किस बात की कि तरक्की हो रही है, यूपी के तरक्कियात की बात होती है, और जो जराइम हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, उनको सब छुपाने की कोशिश होती है। ऐसे में जो हकीकी तस्वीर है बीजेपी हुकूमतों की, वो कोई भी हुकूमत हो, हमको हुकूमतों से क्या लेना था, हमको तो आम आवाम के मसाइल से लेना देना है। ये जलते हुए ये जो होता है स्मशान, मुर्दे को जलाया गया था, एक शख्स जो मुर्दा जल रहा होता है उस आग के बगल में जाके सो रहा होता है। जाहिर सी बात है कि आग कौन इस तरह की जगहों पर सोने को पसंद करेगा। गुर्बत की इंतहा, छत ना होने की जो एहसास है, उस वीडियो से आप अंदाजा लगाएं। जब उससे पूछा जाता है कि बात एक तरफ आपका मुर्दा जल रहा है, आप वहां क्यों सोए हुए हैं, तो कह रहा है कि ठंड बहुत है, इस वजह से ठंड को दूर करने के लिए आग की तपिश ले रहा हूं। एक तस्वीर कोरोना के मौके पर यूपी से वायरल हुई थी, गंगा में फेंके जाने वाले लाशों की, और एक तस्वीर ये वो है जो यूपी के हकाइक बयां करती है। किसकी हुकूमत है, कौन हुकूमत कर रहा है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन लोगों के मसाइल क्या हैं उसको समझने की जरूरत है। 2024 के आते आते मोदी के साथ सेल्फी बनाने के चक्कर में इस वक्त जो है पूरी हकाइक, इससे पहले भी हमने तस्वीर रखी, बीजेपी ने कुछ और तदबीर की थी, लेकिन सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। जहां जहां सेल्फी का ये पूरा बॉक्स बनाया गया है कि लोग आएं, सेल्फी लें और लोगों को बताएं कि भाई बीजेपी ने क्या तरक्की की, मोदी ने क्या तरक्कियात की, वहीं पर बेयारो मददगार लोगों की सोने की ये तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया में हंगामा मचाए हुए है कि जो है डिजिटल इंडिया की हकीकत क्या है और ज़मीनी हकीकत क्या है, ये देख लीजिएगा। और ऐसी कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। बीजेपी कुछ तदबीर करना चाह रही थी मार्केटिंग की 2024 से पहले कि उन्होंने क्या तरक्कियात की, लेकिन उसी के करीब बेयारो मददगार गरीब ये लोग जब वो इस तरह से ठंड में ठठरते हुए सोते हुए मनाज़िर सामने आते हैं तो इनकी हकाइक निकल करके सामने आती है। और आज ही की खबर है, आप जानते हैं कि अयोध्या पहुंच गए पीएम मोदी साहब और 6 वंदे भारत का आगाज़ किया और भी बहुत सारे तरक्याती काम। और दूसरी जानिब एक वीडियो आ जाती है हमारे ट्रेन की, क्या सूरत हाल है ज़मीनी सतह पर ट्रेनों की। जो ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं, जो एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक रियासत से दूसरी रियासतों को जोड़ते हैं, मजदूर तबका जिन ट्रेनों में सफ़र करता है, वहाँ ऐसी हालत है कि जो शख्स ऑलरेडी रिज़र्व किया होता है उसको भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, उसको भी खड़ा कर दिया जाता है और लोग उसकी सीटों में घुसे पड़े रहते हैं। स्लीपिंग कोचेस की ये सूरत हाल है।
और धड़ाधड़ जो है दूसरी रियासतों में वंदे भारत के नाम पर अलग अलग ट्रेनें एक तो आ रही हैं, दूसरी जानिब जो ऑलरेडी ट्रेनें भाग रही हैं उस रास्तों में मज़ीद ट्रेनों का इंतज़ाम करके ये जो तकालीफ होती हैं उसको दूर करने के बजाय वहाँ की जब ट्रेनों की हालत और अंदरूनी जो इज़्दिहाम होता है, जो भीड़ एक दूसरे पर पड़ी रहती है, वो देखते हैं तो फिर ये ख्याल आता है कि भारत की हकीकी तस्वीर तो ये है, दिखाया कुछ और जा रहा है। और ये तस्वीरें हो रहे हैं सोशल मीडिया में, लगातार हो रहे हैं, जहाँ से हम ये ख़बरें हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलता हूँ और बेंगलुरु से बहुत ही अफसोसनाक ख़बर ये आ रही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेस्टीज एक बहुत ही मशहूर और मकबूल नाम है और इमारतों की तामीर में भी और पॉश एरिया में पॉश पूरी की पूरी सहूलियात फराहम करने और ज़बरदस्त जो है बेंगलुरु में न जाने कितने इनकी बिल्डिंगें हैं जिन पर जो है हज़ारों बल्कि कई दसियों हज़ार की तादाद में जो है लोग रिहाइश पजीर हैं, बिल्डिंगें बिकती हैं, फ्लैट्स बिकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त जो प्रेस्टीज लेक साइड हैबिटेट अपार्टमेंट्स है, वहाँ की स्विमिंग पूल में एक 9 साला लड़की के इंतकाल के बाद शॉक लगने की वजह से या जो भी वजह हो सकती है, इस वक्त प्रेस्टीज ग्रुप एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल ये दिसंबर 28 की बताई जा रही है और 7:30 बजे शाम में मामला पेश आया कि मानिया नामी एक 9 साला बच्ची जो इसी जो है इबारत में रह रही थी, वो जो है अपने बच्चों के साथ पूल साइड में खेलने के लिए गई और जैसे ही जो है वो पूल में उतरने की कोशिश की तो उसको जो है वहाँ पर साइड से कुछ बिजली की झटके लगते हुए नज़र आए। उसके बाद उसको करीबी हॉस्पिटल जिसको सहसरा कहा जाता है वहाँ पहुँचाने की कोशिशें हुई, लेकिन वो जाँ बर ना हो सकी और जाने से पहले ही इंतकाल कर गई। उसके बाद से जो है अब जो है यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर के और यहाँ के रिहायशी जो है वो लगातार इसके ख़िलाफ़, इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ और इस अपार्टमेंट के मेंटेनेंस के ख़िलाफ़ जो है लगातार एहतिजाज करते हुए नज़र आए कि कितनी बड़े पैमाने पर जो है या मैनेजमेंट के नाम पर और मेंटेनेंस के नाम पर हज़ारों के रुपये लिए जाते हैं और कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता और एक पूल की वजह से 9 साला बच्ची जाँ भाग हो गई कहते हुए प्रेस्टीज ग्रुप बेंगलुरु में एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और इससे जो है उनके जो नाम है, जो शोहरत है, उसको धचका पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर आप जानते हैं कि किस तरह से इसराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी हाँ, आलमी सतह पर नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ एक तारीख़ के हामिल मुल्क जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे का सबब गज़ा में इसराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कुशी बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हैग में कायम आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल को मुलजिम बनाया गया है कि उसने नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते में 2 वीडियोस जो भारत के स्वामियों की हैं कहें या फिर जो भी हैं, उनके लिए पुरानी हों, लेकिन चूंकि इस वक्त 2024 के फरवरी माह में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी उसको शहीद करने के बाद अदलिया के रास्ते से कहें या अदलिया पर हावी होते हुए जो फैसले दिए गए या जबरन लिए गए कहें,
उसके बाद जो सूरत हाल बनी और अब वहाँ पर एक भव्य मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, उसके इफ्तिताह का वक्त आ रहा है। जबकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के इतराज़ कर रहे हैं कि इसका मुकम्मल तौर पर अभी तक जो है काम मुकम्मल नहीं हुआ है, तामीराती काम, और 100% तामीराती काम मुकम्मल होने के लिए अभी कई बरस लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही मोदी हुकूमत को या मोदी के हाथों में उसका इफ्तिताह करवा करके 2024 की तैयारी करें। जैसे कि कई सियासी लीडरान ने जो इस बात का जवाब दिया कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में पुलवामा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए जो है लोगों को बहकाने की कोशिशें हुई थी, अब जो है राम मंदिर का नाम लेकर के लोगों को बहकाने की कोशिश हुई है, जबकि बीजेपी का राम मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहते हुए अपोजिशन भी इसमें कूद पड़ी है। इसके अलावा कल ही खबर भी आप लोगों तक पहुंची होंगी कि सोनिया गांधी भी इसके इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। मतलब यह है कि 2024 के लिए राम मंदिर का जो दामन है वो कांग्रेस भी छोड़ना नहीं चाहती, वो भी नर्म हिंदुत्व के जरिए से धीरे धीरे राम मंदिर के पायदान पर कदम रखना चाहती है। खैर, जो भी है उनके आस्था का मामला है, इस पर हम कुछ तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन अब वो पुरानी वीडियोस कहीं या कुछ दिनों पहले की वीडियोस वायरल हो रही और बीजेपी चूंकि इसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए आम हिंदू हो या हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल हिंदू हों, उनका वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, तो फिर ये वीडियोस निकल करके सामने आ रहे हैं कि बीजेपी और इस तरह के लोगों ने किस तरह से राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आवाम के खाए हैं। एक वीडियो ये है और दूसरी जानिब जुल्म सितम के खिलाफ बोलते हुए एक स्वामी जी का बयान है। इन दोनों बयानों को आप भी सुने, अपने हिंदू भाइयों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें और मुझे इजाजत दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा। हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था। उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब, मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवेल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो। बोला, पांडे जी, मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ही ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब, उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, पांडे जी, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा, क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब, अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया, जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसके सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र हैं साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। अभी 2 तारीख को हमारे पास लखनऊ से फोन आया, आंदोलनरत है, जंतर मंतर पे खड़ा हूं। मेरा सपना था कि आप लोग एक दिन सत्ता में आओ, आप लोग आ गए, लेकिन इसके लिए तो हमने सपना नहीं देखा था। इसके लिए तो हमने अनगिनत झूठे मुकदमे सहन नहीं किए, इसलिए हमने अपनी बर्बादी नहीं सहन की। हम भी पाकिस्तान से आए थे देश विभाजन के समय। मेरे पूर्वजों को 5 किले जमीन मिली थी गुड़गांव में, उन्होंने नहीं ली, उनके सारे भाई गदर में मारे गए थे। मैं नहीं चाहता कि और किसी घर में ऐसा गदर हो। प्लीज आप मेरी भावना समझिए नरेंद्र भाई, आपने कोई बलिदान नहीं दिया देश के लिए, आपके घर से कोई मरा नहीं है। जिनके घरों में लाशें बिछती है ना, वो उस दर्द को जानते हैं। तो इस दर्द को समझिए नरेंद्र बाबू, इसमें आपका, मेरा, समाज का, देश का, मानवता का हित निहित है।
आप भूल गए अपने धर्म को। राजनीति में शुचिता लाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे को फेसबुक पे लोग बहुत गालियां देते हैं, सारे साधु लोग मेरे से बहुत लड़ रहे हैं कि तुम देश के गद्दार हो गए हो, मुसलमानों के साथ खड़े हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन जाति के हो नरेंद्र भाई? अगर मैं ये कहूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मैं ठीक कर रहा हूं? मैं देश को बांट रहा हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात नरेंद्र बाबू? समझ रहे हो ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। यही सपना लेके आए थे ना आप, उस सपने को आकार दो ना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 2024 में चुनाव है, 48 घंटे में रोजनामता बंद हो जाता है। पुलिस आपकी है, ये सारा देश आपका, सारा देश आपसे प्यार करता है। क्यों नफरत के बीज बो रहे हो आप? मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्त नरेंद्र बाबू, प्रकृति सदैव हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। इसके खिलाफ मैं जानता हूं ये देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पास 303 लोग, लेकिन उस कायनात की शक्ति को आप जानते हैं ना। आपको तो अच्छे से पता है अटल जी की मौत कैसे हुई। बोल दूं मीडिया पर, लाल टपकती रही, अंत में 2 दिनों तक आपने एम्स में छुपाए रखा उनकी मौत को, मालूम है ना? ऐसी मौत मरना चाहते हो क्या आप? अरे अच्छे इंसान बन के मरना, दुनिया रोए, हंसते हंसते जाइएगा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे मरोगे लाल टपकाते टपकाते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये राम मंदिर का सपने की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? अटल जी ने। उसके निदेशक कौन थे? आडवाणी जी, और आप उसके मार्केटिंग हेड थे, याद है ना? उसी रथ पे खड़े होकर चिल्लाते थे आप। मुझे तो एक एक दृश्य याद है। मुझे वो भी याद है 25 जून 1975 की रात, दरमियानी रात, जब कलेक्टर ने मुझे बुलाया था और आप आदिपुर भाग गए थे। मुझे एक एक दृश्य याद है नरेंद्र बाबू, मैं भूला नहीं हूं। इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्त, ये समय फिर नहीं आएगा। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो नरेंद्र, कल पछताओगे। आज जहां हम हैं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कितने और कितने चलेंगे। वो डोवाल कह रहा था, अजीत बाबू, वो क्या नाम है उसका तुम्हारा एनएसए वाला, क्या कह रहा था वो? इतिहास लिख रहे हो आप, ये और इतिहास शक्ति से लिखा जाता है। आप भूल रहे हो नरेंद्र बाबू। ये आंसू देख रहे हो ना, अहिंसा और सत्य के आंसू है। महात्मा गांधी, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों नरेंद्र खड़े हो जाए ना एक पलड़े पे, महात्मा गांधी के समक्ष एक तिनका भी नहीं है। पता है क्यों? अहिंसा और सत्य को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। कितना भी अपमान किया, वो बैरिस्टर थे। तुम कितने पढ़े लिखे हो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो बैरिस्टर थे, सारे कपड़े उतार कर तन पे लंगोटी लगाई और निकल पड़े देश के लिए। आज अगर इस तरह दंगे हो रहे होते ना, तो मैदान में आ जाते और खड़े हो जाते सामने। वो एक शख्स था जो भारत में खड़ा होकर मुसलमानों की पैरवी कर सकता था और पाकिस्तान में खड़ा होकर हिंदुओं की पैरवी कर सकता, इसलिए महात्मा गांधी कहलाया। आप नहीं बन सकते इतिहास पुरुष, कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो दोस्त, आज नहीं तो कल। इस समय आपका इंतजार कर रहा है, अभी भी आत्मावलोकन का समय है। जय हिंद, जय भारत। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।